नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है आत्मसम्मान। रसोई घर में खड़ी रीना आज मुंह चलाए जा रही थी। बर्तनों को पटकते हुए वह बोलती है, लोगों के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, अपना घर तो संभाला जाता नहीं, बस यहाँ आ जाते हैं अपनी राय देने। अभी रीना यह सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी ननद रसोई घर में आती है। अपनी ननद आराधना को देखकर वह एक बुरा सा मुंह बनाती है। आराधना अपनी भाभी से पूछती है, भाभी क्या कुछ हो गया है? आराधना का बस इतना ही बोलना होता है कि उसकी भाभी रीना गुस्से में तमतमाकर बोलती है, आराधना दीदी आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए, समझी आप? मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान बनकर ही रहिए। इस घर की मालकिन अपने आप को मत समझिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। कितना बर्दाश्त करूँगी इस घर में? जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपकी जितनी समझ है। बड़ी आई मुझे अकल सिखाने वाली। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। रीना ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आराधना चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या? भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थीं। उसने भाई अरुण की तरफ देखा इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें तभी अपनी माँ पार्वती जी से टकराईं। पार्वती जी भी बेचारी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थीं। आखिर बोलें भी तो क्या बोलें? रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। आराधना बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद आराधना अपने मैके आई थी। मैके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू रीना का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा इसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के इस संसार से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पापा के सामने तो रीना ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? रीना और अरुण की शादी 4 साल पहले हुई थी और उनकी शादी के 3 महीने बाद ही आराधना की भी शादी सूरज के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान ही तो था। जब भी आराधना ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थीं। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, आराधना को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद आराधना सिर्फ एक बार मैके आई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 4 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी। वह अपने मन में ढेरों सवाल लिए अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ माँ जो इस घर में इतना कुछ बदल गया? पापा के जाने के बाद तो यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका है। कल से देख रही थी माँ आप चुप हो चुकी थीं। अब आप ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हैं। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थीं, उन्हीं को पहने जा रही थीं। माँ आप कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थीं। आपकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थीं। पर आज आपको इस तरह की साड़ी में देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई।
जब उससे रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थीं। यह देखकर आराधना ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गईं? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे आराधना कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। इधर अपनी बेटी की बात सुनकर पार्वती जी अपनी यादों में खो जाती हैं। वह बीते पलों को याद करने लगती हैं। बहू, बाथरूम में 3 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। पार्वती जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, अच्छा फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज़ में उत्तर दिया, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं माँ जी, कपड़े मेरे हैं, 1 दिन पड़े रहें या 4 दिन, आपको इससे क्या? फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू रीना अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी, अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। रीना आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब रीना का पति राहुल घर आए तो रीना का सारा गुस्सा उस पर निकला। रीना ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों में स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और तुम्हारे माता पिता की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि मेरे पक्ष में अपने माता पिता से 2 शब्द ही बोल दें। बस आपको तो अपने माता पिता ही सही लगते हैं। दुनिया भर की सारी कमियां आपको मुझ में नज़र आती हैं। रीना गुस्से में सारी बातें राहुल को बोले जा रही थी और राहुल चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहा था। राहुल के मजाक के हाव भाव देखकर रीना और ज़्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हैं। तब राहुल ने हंसते हुए कहा, यार रीना, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते, वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहें जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब रीना ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाज़ार में। अपने इकलौते बेटे राहुल के लिए पार्वती जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रीना का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी रीना को देखते ही पार्वती जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी,
कि मेरी बहू बनेगी तो रीना ही, अन्यथा राहुल भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह पार्वती जी ने 4 साल पहले अपने बेटे का विवाह रीना से कर दिया था। रीना अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से रीना को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो पार्वती जी के परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर रीना के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। पार्वती जी के पति किशोर जी एक कंपनी में सुपरवाइजर थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी पार्वती जी अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थीं। साथ ही अपने इकलौते बेटे राहुल को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय राहुल एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थीं। राहुल को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। राहुल जानता था कि कितनी कठिनाइयों से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ रीना को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 5-6 महीने तो रीना ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरमंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही रीना ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया, और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास पार्वती जी से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने पार्वती जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में रीना के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी नहीं रहा। अब पार्वती जी की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। किशोर जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया, और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अरुण की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, लेकिन रीना के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर रीना रात दिन अरुण के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अरुण ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रीना बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अरुण ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती हैं? शेरनी की तरह गुर्राते हुए रीना ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत रीना ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। अरुण ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही रीना के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अरुण घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और रीना के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो,
तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में अरुण से कहकर पार्वती जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गईं। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बराबर पोंछ रही थीं। थोड़ी देर बाद अरुण जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। पार्वती जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब किशोर जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी पार्वती जी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अरुण और रीना को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर पार्वती जी और किशोर जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। शाम को पार्वती जी केवल एक दीप जलाकर आंगन में रख आईं। दिवाली के 2 दिन बाद किशोर जी को ऑफिस भेजकर पार्वती जी बच्चों को पढ़ाने चली गईं, और जब वे शाम को लौट रही थीं तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर पार्वती जी उसे नहीं जानती थीं। पहले तो उस स्त्री ने पार्वती जी को नमस्ते की, फिर बताया कि रीना व अरुण उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रीना की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अरुण यहाँ है नहीं और रीना की डिलीवरी होने वाली है। पार्वती जी ने जब उस औरत से यह पूछा कि रीना के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने बर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। पार्वती जी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से बर्मा नर्सिंग होम चली गईं। वहां जाकर जब रीना के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रीना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि रीना के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन कराने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। पार्वती जी नर्स से जब रीना के बारे में पूछ रही थीं, तब वहीं पर रीना के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद अरुण की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर पार्वती जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दीं। पार्वती जी ने भी उन्हें बता दिया कि रीना उनकी बहू है। पार्वती जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गईं और डॉक्टर बिमला भाटिया को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि रीना उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 20,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसे काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर पार्वती जी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से किशोर जी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 10,000 रुपये लेकर बर्मा नर्सिंग होम आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद किशोर जी वहां पर पैसे लेकर पहुंच गए, लेकिन रीना के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर पार्वती जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स पार्वती जी के पास आकर पूछने लगी, रीना के साथ कौन आया है? पार्वती जी ने कहा, मैं हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है, नर्स ने कहा।
बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर पार्वती जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति को कुछ इशारा किया। किशोर जी ने 1000 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद रीना को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। पार्वती जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी रीना को देखती रहीं और पति को घर भेज दिया। करीब 3.5 घंटे बाद रीना को होश आया। उसने आंखें खोलीं तो देखा उसकी सास पार्वती जी उसके पास बैठी हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है ठीक तुम्हारी तरह, तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा और रीना के माथे पर हाथ फेरने लगी। रीना को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, रीना जब तुम्हें लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थीं और उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक ना खुद आई और ना तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक पार्वती जी ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी रीना का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह किशोर जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और रीना के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना, जब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। पार्वती जी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। किशोर जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर रीना से उन्होंने कहा, बेटा मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। रीना के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब किशोर जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर रीना के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारी मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, सास ससुर हैं क्या? वह औरत आश्चर्य से रीना का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स रीना को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। रीना सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है।
एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सामान्य है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। रीना की आंखें छलक रही थीं, लेकिन फिर वह अपने मन में अपनी माँ की बातों को याद करने लगी, जो कि उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। बेटा चाय पी लो, किशोर जी की आवाज़ से रीना का ध्यान भंग हो गया। फिर रीना का ध्यान भंग हुआ क्योंकि किशोर जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और रीना को उठाकर चाय पिलाने लगी तो किशोर जी बाट से बाहर चले गए। करीब 10 बजे पार्वती जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गईं और रीना को धीरे से उठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगीं। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे रीना के पापा गिरधारी प्रसाद और उसकी मम्मी रजनी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास पार्वती जी रीना के बालों में कंघी कर रही थीं। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी में आए हों। गिरधारी प्रसाद बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और रजनी का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़े से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकता बस हाथ जोड़कर पार्वती जी को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर पार्वती जी ने उठते हुए कहा, रीना जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी एक सप्ताह बाद अपना टाका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। अरुण आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रीना उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। पार्वती जी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो रीना धीरे से बोली, मम्मी क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? पार्वती जी ने झट से रीना का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठीं। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है, स्वयं को मूर्ख क्यों कहती हो? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है और बेटी ही तुझे समझा है। पार्वती जी रोती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगीं। अचानक पार्वती जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे गिरधारी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी की ओर गया, जो वे लोग कब के चले गए थे। एक सप्ताह बाद रीना के टाके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। अरुण भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को रीना के पास देखकर पहले तो ग्लानि से अरुण के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने रीना और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन रीना को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर पार्वती जी घर आ गई थीं। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे।
नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। रीना पर अभी बहुत प्रतिबंध थे, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम पार्वती जी ही करती थीं। पार्वती जी ने रीना के पास आकर कहा, बेटी मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गईं। रीना अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट चल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीप रखे हुए हैं जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। रीना की पायल की आवाज़ से पार्वती जी का ध्यान दरवाजे की ओर गया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रीना खड़ी है। रीना ने आश्चर्यचकित स्वर से पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? पार्वती जी मुस्कुराते हुए रीना की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे घर बरसों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद आई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और नुपुर को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। रीना का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। रीना ने झुककर पहले पार्वती जी के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा, मम्मी नुपुर को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ रीना को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जलते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपकों की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया। पार्वती जी को ऐसा लग रहा था कि रीना एक बहुत अच्छी बहू बन गई है। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। क्योंकि रीना और उसकी माँ ने यह सब प्लान करके रखा था कि डिलीवरी होने वाले दिन वे लोग किसी से उनके पास यह खबर भिजवा देंगे कि रीना की तबीयत ठीक नहीं है, वह अस्पताल में है। क्योंकि रीना और उसकी माँ यह अच्छी तरीके से जानती थीं कि रीना की अच्छे से देखभाल उसके ससुराल में ही हो सकती है और रीना को भी अलग रहकर यह एहसास हो गया था कि ससुराल में रहने से उसका खर्चा कम होता है। क्योंकि उसे मकान का किराया नहीं देना पड़ता था, इसलिए उसने फिर से अपने ससुराल के घर में आने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके सास ससुर यह सब समझ नहीं पाए। जब पार्वती जी की पोती 1 साल की हो गई तो 1 साल के बाद रीना के ससुर को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनका निधन हो गया और पार्वती जी के जीवन में फिर से अंधेरा आ गया। पार्वती जी अभी यह सब सोच ही रही थीं कि तभी आराधना अपनी सहेली के घर से आ जाती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। लेकिन पार्वती जी तो अभी अपनी यादों में ही खोई हुई थीं। तो आराधना उनको हिलाते हुए बोलती है, माँ आप कहाँ खोई हुई हैं? तभी पार्वती जी बोलती हैं, अरे बेटा तुम आ गई। हाँ माँ, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही थी, लेकिन आप अपने ही ख्वाबों में खोई हुई हैं। शाम को जब माँ खाना खा रही थी, आराधना माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन ही नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें आराधना के गले से नहीं उतर रही थीं। कुछ ना कुछ तो गलत था।
माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई जब रात को भाभी अपनी माँ से बात कर रही थी और उनकी बातें आराधना ने सुन ली। अरे क्या बताऊँ माँ, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेंगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या ज़रूरत है। सुनकर आराधना का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती हैं। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थीं, पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। आराधना ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थीं। पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह ही झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार करके रखा था उसने, तो मैंने ही उसको चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 50 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही हैं। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौड़ी मंगा ली। सबको कचौड़ियाँ परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। यह देखकर आराधना ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौड़ी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौड़ी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तो माँ खाएंगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएंगी? कहकर आराधना ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ, कहकर आराधना रसोई की तरफ जाने लगी। तो रीना बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौड़ी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि रीना ने आराधना को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाभी और माँ को चुपचाप सुनते देखकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए। पर रीना का पेट तो उससे भी नहीं भरा। हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। रीना की बात सुनकर आराधना को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मैका खत्म हो जाएगा। आराधना, कहाँ जा रही हो? अचानक पार्वती जी ने कहा। यह सुनकर रीना बोली, जाती है तो जाने दीजिए। मैके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम।
तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत आप हमारे साथ रहती हो। रीना ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू तू भूल गई है ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहूँ तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा तो फिर रहोगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। पार्वती जी ने कहा तो रीना अपने पति अरुण से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही हैं, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए। अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए अरुण ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे रीना कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर अरुण सही तो कह रहा था। प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आज पार्वती जी ने फिर से एक बार आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लिया और उनके बेटे को भी समझ में आ गया था कि कौन सही है और कौन गलत। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।